नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648056060609797523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश का सामान्य ज्ञान हम लोग देख रहे थे और ये हिंदी माध्यम की श्रृंखला थी। इसमें उत्तर प्रदेश की कुछ प्रमुख नदियों के बारे में देख लेते हैं। ये सारणी बनी हुई है, एक तरफ नदियों के नाम दिए हैं, दूसरी तरफ उनका उद्गम दिया है और एकदम अंत में यानी बीच में उद्गम दिया है और एकदम अंत में लंबाई दी हुई है। कुल लंबाई है यहाँ पे किलोमीटर में। तो इसे आप देखिए, ये यहाँ से शुरू होता है, गंगा नदी है। उत्तराखंड इनका उद्गम स्थान है। गंगोत्री ग्लेशियर और भागीरथी और अलकनंदा जो दो नदियाँ हैं उनके आपस में मिश्रण से इनका निर्माण होता है। इसके बाद आप देखें कुल लंबाई, तो ये किलोमीटर में है, 2525 टोटल है। राप्ती का जो उद्गम स्थान है वो नेपाल है, 6640 किलोमीटर कुल लंबाई। यमुना का जो जन्म स्थान है वो उत्तराखंड है, यमुनोत्री ग्लेशियर, और 1384 ये कुल लंबाई। बेतवा का जो जन्म स्थान है वो मध्य प्रदेश है, 590 कुल लंबाई है। घाघरा का जन्म स्थान तिब्बत है, 1080 कुल लंबाई है। गोमती का जन्म स्थान उत्तर प्रदेश है, 910 इसकी कुल लंबाई। चंबल का जन्म स्थान मध्य प्रदेश है, 965 इसकी लंबाई है। केन नदी का जो जन्म स्थान है मध्य प्रदेश है, 427 इसकी लंबाई है। सोन नदी का जन्म स्थान भी मध्य प्रदेश ही है और यहाँ आप देखें 780 किलोमीटर इसकी लंबाई है। टोंस का जो जन्म स्थान है वो भी मध्य प्रदेश है और 264 इसकी लंबाई है। रामगंगा का जो जन्म स्थान है वो उत्तराखंड है, ठीक है। जिम कॉर्बेट जो नेशनल पार्क है, रामगंगा नदी उसके बीच से होकर गुजरती है। इसके अलावा आप शारदा को देखें तो उत्तराखंड इसका जन्म स्थान है, मतलब उत्तराखंड राज्य से ये उत्पन्न होती है और 350 किलोमीटर इसकी लंबाई है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि पहले हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था, अभी फिर से उसका नाम बदलने की कवायद चल रही है और रामगंगा नेशनल पार्क करने का इसका मतलब सोचा जा रहा है। अब इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ देखिए आप, उत्तर प्रदेश में स्थित कुछ प्रमुख झीलें, तो झील का नाम दिया है, स्थिति दिया हुआ है। अब यहाँ पे कीथम लेक है, सूर सरोवर, इसमें से कुछ तो रामसर साइट्स हैं, इन्हें आप देखकर भी पहचान सकते हैं। तो ये इसकी जो लोकेशन है वो आगरा में है। सुरहा ताल जो है वो बलिया में है, यहाँ आप एक एक करके देख रहे हैं। इसके बाद मोती और गौर झील जो है ये रामपुर की है। करेला और इतौजा झील जो है ये लखनऊ की है। बड़ा ताल गोखुर झील जो है ये शाहजहाँपुर की है। समसपुर जो है ये रायबरेली में पड़ती है। और बरुआ सागर, लक्ष्मी ताल और भसनेह जलाशय जो है ये झांसी का है। कोकिला कुंड, कृष्ण कुंड ये कोकिला वन मथुरा का है। कुंद्रा समुंदर, नवाबगंज झील जो है ये उन्नाव की है। बल्हापारा ये कानपुर की है। मदन सागर ये महोबा का है, ठीक। लोधी और भोजपुर ताल, राजा का बांध ये सुल्तानपुर का है। टांडा दरी दरार गर्द जो है ये मिर्जापुर का है। टांडा फाल वहाँ पे है, मतलब झरना है, काफ़ी अच्छी जगह है। इसके बाद आप देखें औधी ताल वाराणसी में है। मोती झील आपकी कानपुर शहर में है। और बेला सागर झील जो है ये कृत्रिम है, महोबा में स्थित है। चितौरा झील, पयाग झील ये बहराइच की है। रामगढ़ ताल और चिलुआ ताल ये आपका गोरखपुर का है। दरवन झील ये अम्बेडकर नगर की है। सेखा झील ये पक्षी विहार के रूप में विकास की जा रही है इसकी, और ये अलीगढ़ में है। नौ झील जो है ये मथुरा में है। सागर ताल आपका बदायूं में है। फुलहर या गोमत ताल जो है ये पीलीभीत में है। पंगैती भी पीलीभीत में है। दहर झील और भिजवान झील ये आपकी हरदोई में है। भीखा और सरसरी नवार ये आपका इटावा में है। सौद झील मैनपुरी में है, इसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये मैनपुरी वाला। सीता कुंड भरतपुर अयोध्या धाम में है। और राधा कुंड, श्याम कुंड, गोविंद कुंड, मानसी गंगा कुंड, कुसुम सरोवर ये गोवर्धन मथुरा वाले क्षेत्र में है। बखीरा आपका संत कबीर नगर में है ये आप जानते ही हैं। इसमें से कई के नाम आप आराम से पहचान सकते हैं। पार्वती और अरंगा ताल जो है ये गोडा में है। लीलौर झील ये बरेली की है, इसे आप देख रहे हैं। भूगे ताल और बिसैथा ताल ये दोनों आप देख रहे हैं, ये रायबरेली का है, इसे आप यहाँ पे देखें। इसके बाद मोराय झील और ठिठौरा ये फतेहपुर की है। अलवारा जो है वो कौशाम्बी की है। बेती, अजगरा और नैया जो है ये प्रतापगढ़ की है। लिलौर को आपने देखा, ये बरेली वाला। आगे बढ़ते, अब यहाँ पर कुछ प्रमुख बांध परियोजनाएं हैं। बांध परियोजनाओं के साथ साथ कुछ वन लाइनर फैक्ट देकर फिर नीचे बांधों के नाम दिए। तो सोनभद्र जिले में पिपरी नाम की जगह है जहाँ पे रिहंद नदी पर 1963 में एक बहुउद्देशीय परियोजना बनाई गई थी, मतलब रिहंद बांध का निर्माण किया गया और इसके जो कृत्रिम जलाशय, इसके लिए एक रिजर्वायर बनाया गया। तो उस कृत्रिम जलाशय का नाम है गोविंद बल्लभ पंत सागर और ऊंचाई है 91 मीटर। ललितपुर जिले में बेतवा नदी पर, यहाँ आप देखें, ललितपुर जिले में बेतवा नदी पर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की 1975 में निर्मित संयुक्त राजघाट बहुउद्देशीय बांध परियोजना की ऊंचाई 43.80 मीटर है। ललितपुर जिले में बेतवा नदी पर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की 1958 में निर्मित संयुक्त माता टीला बहुउद्देशीय बांध परियोजना की ऊंचाई 35 मीटर है।
सोनभद्र जिले में कन्हार नदी पर स्थित कन्हार बांध की ऊंचाई जो है वो 39.90 मीटर है। और मिर्जापुर जिले में जो जरगो नदी है, इसे जरगो कहा जाता है, यहाँ जिरगो लिखा है, ठीक। तो ये जो जरगो नदी है, इस पर 1958 में जरगो जलाशय बनवाया गया था और ऊंचाई जो है वो 30 मीटर है। ये जरगो क्षेत्र है असल में, और यहाँ का नाच बहुत फेमस है। इसके बाद देखें प्रमुख बांधों को, अब यहाँ पे सारणीबद्ध तरीके से। तो इसमें बांध का नाम, नदी कौन सी है, कौन सा मतलब बांध किस नदी पर बना है, ये जानना आवश्यक है, और स्थिति ये दी हुई है। तो रामगंगा बांध जो है, बांध का नाम ही है रामगंगा, और ये रामगंगा नदी पर ही बना है। और इसकी स्थिति आप देखें, धामपुर बिजनौर, वैसे इसका जन्म स्थान उत्तराखंड है। गोविंद बल्लभ पंत सागर यानी रिहंद डैम जो है, ये रिहंद नदी पर बना हुआ है, पिपरी सोनभद्र क्षेत्र है इसका। ओबरा बांध जो है, ये भी रिहंद पे बना है, रॉबर्ट्सगंज सोनभद्र में। कोठी ये रामगंगा पे बना है बिजनौर में। माता टीला बांध बेतवा पे बना है झांसी। मुशाकहंद, ये हंद मतलब होता है जलाशय, गहरा जलाशय, ठीक। तो मुशाकहंद ये कर्मनाशा पे बना है, यहाँ आप देख रहे हैं। और जिरगो जो है, ये जिरगों पर ही बना हुआ है, मिर्जापुर इसका क्षेत्र है। अच्छा, कर्मनाशा वाला चंदौली में है। अहरौरा डैम जो है, ये गराई नदी पर बना है, मिर्जापुर क्षेत्र है। मेजा जो है, ये बेलन नदी पर बन रहा है, अभी इसमें कई सारी निर्माण की चीज़ें बची हुई है, मिर्जापुर इसका क्षेत्र है। और अदवा डैम जो है, ये अदवा पर ही बना हुआ है, नदी का नाम ही है अदवा, मिर्जापुर। पारीछा जो है, ये बेतवा पे बना है, जबकि गढ़वा और पारीछा है कहाँ पे, झांसी में है। गढ़वा डैम जो है वो चित्रकूट में बना है। और जामिनी, ये जामिनी पर ही बना है, ललितपुर क्षेत्र है। अब इसका जो टेबल का दूसरा पार्ट है उसको देख लेते हैं। कालागढ़, ये आप देखिए, रामगंगा पे बना है और कालागढ़ इसका क्षेत्र है, मतलब जहाँ पे ये स्थित है। रोहिणी बांध जो है वो रोहिणी पर ही बना हुआ है, ललितपुर क्षेत्र है। शहजाद पे ही बना है, ललितपुर क्षेत्र है। गोविंद सागर ये शहजाद पे बना है और ललितपुर इसका क्षेत्र है। संजाम, ये सजनाम, माफ कीजिएगा, सजनाम डैम जो है, ये सजनाम पे ही बना है, ललितपुर क्षेत्र इसका भी है, मतलब वहीं स्थित है। और राजघाट डैम जो है, ये बेतवा पर बना है, ललितपुर इसका क्षेत्र है। मौदहा डैम जो है, ये बिरमा पे बना है, बिरमा नदी का नाम है, ललितपुर में स्थित है। सुकमा डुकमा जो है, ये बेतवा नदी पर बने हुए डैम है और ललितपुर इसका स्थान है। चंद्रप्रभा डैम जो है, ये चंद्रप्रभा नदी पर ही बना है और ये चकिया क्षेत्र है, चकिया माने चंदौली। कन्हर डैम जो है, ये कन्हर पे बना है और रॉबर्ट्सगंज सोनभद्र इसका इलाका है। अर्जुन बांध, ये अर्जुन नदी पर ही बना हुआ है, महोबा क्षेत्र है। झलारपुर करदिया पर बना है, ठीक, और महोबा इसका इलाका है। पथरी डैम जो है, ये पथराई या सुखनाई, दो नदियां हैं, उन पर बनाया गया है संयुक्त रूप से, झांसी इसका इलाका है। इसके बाद नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखिए प्रमुख वन्यजीव विहार दिए हैं, जिला दिया है, स्थापना वर्ष दिया है। तो चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार, ये राज्य का पहला वन्यजीव विहार, और इसका जो जिला है वो चंदौली है। 1957 में इसको स्थापित किया गया था। फिर 1972 का है किशनपुर, और ये जो वन्यजीव विहार है ये लखीमपुर खीरी में है। 1976 का आपका कतरनिया घाट है, ये वन्यजीव विहार बहराइच में है। चित्रकूट का रानीपुर वन्यजीव विहार, ये 1977 का है। और 1977 का ही आपका ललितपुर का है महावीर स्वामी वन्यजीव विहार, और ये सबसे छोटा है, साइज में सबसे छोटा है। चंबल वन्यजीव विहार, ये देखिए आप, आगरा, इटावा, औरैया फैला हुआ है, और 1979 का ये स्थापित किया गया है। कैमूर वाला ये मिर्जापुर और सोनभद्र दोनों में विस्तृत है, 1982 का है। इसके बाद आप देखिए इसमें और भी है, जैसे कि हस्तिनापुर वन्यजीव विहार, ये सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है, मेरठ, मुजफ्फरनगर, हापुड़, अमरोहा और बिजनौर यहाँ पे फैला हुआ है, और 1986 में इसकी स्थापना हुई थी। सुहागी बरवा जो है, ये महाराजगंज में है, 1987 में स्टैब्लिश हुआ था। सुहलेवा या सुहेलवा वन्यजीव विहार, ये श्रावस्ती और बलरामपुर में फैला है, 1988 इसका जो स्थापना वर्ष है उसे आप देख रहे हैं। और पीलीभीत वाला बताने की आवश्यकता है नहीं कि कहाँ पे है, लेकिन 2014 का है, ये जानते रहिए। अब यहाँ नीचे एक और सारणी, और सारणी पर सारणी मूल रूप से हम लोग लिस्टिंग के रूप में ही देख रहे हैं, ताकि ऐसे अच्छी तरीके से एक बार रिवीजन हो जाए। तो पक्षी विहार दिया है, जिला दिया है, स्थापना वर्ष दिया है। चंद्रशेखर आजाद नवाबगंज पक्षी विहार, ये राज्य का पहला पक्षी विहार है, और ये उन्नाव में है, 1984 में स्थापित हुआ था। लाख बहोसी, ये सबसे बड़े साइज का है, और ये कन्नौज में है, 1988 में स्थापित हुआ था। यहाँ दोनों को आपने देखा। सांडी जो है, ये हरदोई में है, और ये 1990 का है। बखीरा आपका संत कबीर नगर मगहर का है, ये 1990 का है। ओखला वाला जो है, ये भी 1990 का है, गाजियाबाद गौतम बुद्ध नगर इसका क्षेत्र है। मैनपुरी का समन पक्षी विहार है, और ये 1990 का है। विजय सागर पक्षी विहार, ये महोबा और हमीरपुर, 1990। एटा का है पटना पक्षी विहार, कंफ्यूज मत होइएगा कि ये बिहार में है, ये यूपी का ही है। तो यहाँ पे जो पक्षी विहार है इसे आप देख रहे हैं, और 1990 का ये है। इसके बाद सुरहाताल जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार इसको कहा जाता है, ये बलिया का है, 1991 इसका स्थापना का समय है। सुर सरोवर, ये आगरा का है, 1991। भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार, ये नीचे है। तो यहाँ आप देखें बेती, कुंडा और प्रतापगढ़ में ये फैला हुआ है, 2003 का इसका समय। पार्वती अर्गा पक्षी विहार गोंडा का है, और ये 1990 का है। अब यहाँ पर कुछ नगरों के नाम, उपनाम इत्यादि दिए हैं, तो नाम तो आप देख ही रहे हैं, साथ में उपनाम कौन कौन सा है। जैसे कि प्रयागराज से शुरू करते हैं, तो प्रयागराज को संगम नगरी कहा जाता है। प्रयाग इसका मूल नाम है, ठीक है, मूल जो प्राचीन नाम है वो प्रयाग है। राज शब्द जो है वो इसकी महिमा का वर्णन करता है, कि मतलब ये राजा है, जितने भी तीर्थ हैं उनमें राजा है। लोग ऐसे भी दोहा पढ़ते हैं, गंगा बड़ी गोदावरी
तीर्थ बड़ा प्रयाग, ठीक। तो तीर्थ जो है उसमें सबसे बड़ा प्रयागराज को मान लिया गया है। हालांकि तीर्थ सभी श्रेष्ठ हैं, लेकिन इसमें संगम जो 3 पवित्र नदियों का होता है और यहाँ की जो महत्ता है इसके हिसाब से कहा जाता है कि जब अमृत मंथन हुआ था, मतलब सागर मंथन हुआ था, तो अमृत प्राप्त हुआ था और अमृत के लिए फिर छीना झपटी मच गई थी देवताओं और असुरों में। अब राक्षस जो है वो अमृत का कलश लेकर भागना शुरू किया, तो इस खींचतान में थोड़ा जो अमृत था वो छलका, क्योंकि वो लिक्विड था, और घड़े से बाहर कुछ बूंदें जाकर, मतलब कुछ बूंदें जो है वो बाहर छलक कर गिरी और वो बूंदें पृथ्वी पर पहुंची, मतलब धरती से स्पर्श की, और जहाँ जहाँ वो गिरी वहाँ वहाँ ये कुंभ मेला आयोजित होता है। तो ये अमृत मेला कहा जाता है इसीलिए। फिलहाल यहाँ पे संगम नगरी इसको बोलते हैं, क्योंकि यहाँ संगम तीनों नदियों का है। इसके अलावा कुंभ नगरी बोलते ही हैं, तीर्थराज कहते हैं और अमरूद की नगरी भी कहते हैं। इलाहाबादी अमरूद, बीज कम होते हैं, मिठास बेजोड़ होती है। हालांकि इस साल जो ग्लोबल वार्मिंग और इस साल के प्रचंड गर्मी की मार है वो इन फलों पर भी पड़ी, और ईश्वर का निवास स्थान भी कहा जाता है। तो ये है प्रयागराज। इसके बाद आंवला नगरी है, उससे सटा हुआ जिला प्रतापगढ़। आमों का नगर है मलिहाबाद लखनऊ का, और गोरखनाथ धाम, यहाँ के चौसा आम काफ़ी अच्छे होते हैं। गोरखनाथ धाम और इसके अलावा नाथनगर और गीता प्रेस की नगरी या धार्मिक पुस्तकों की नगरी, ये गोरखपुर को कहा जाता है। गीता प्रेस ये धार्मिक साहित्य को सृजित करने में और संकलित करने में बेजोड़ योगदान दिया है। हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी और अभी ये आगे चल रहा है। मतलब पुस्तकों का इतना अच्छा जो संकलन है धार्मिक स्तर पर, और किसी प्रेस ने नहीं किया था। और बड़े ही परमार्थी लोग हैं, ये कम मूल्यों पर किताबें उपलब्ध कराते हैं। अभी भी आप देखेंगे तो बाजार भाव से इनकी पुस्तकों का दाम बहुत कम होता है, और इनके द्वारा प्रकाशित की जाने वाली जो पत्रिकाएं जैसे कल्याण, ये आध्यात्मिक साहित्य में बेजोड़ योगदान देते हैं। इसके बाद देखते हैं आगे, तो चर्म नगर यानी चमड़ा नगरी, उद्योग नगर, इसके अलावा पूर्वोत्तर का मैनचेस्टर, ये सब कानपुर को कहा जाता है। छोटा दिल्ली या उद्योग नगरी ये गाजियाबाद को कहा जाता है, और उत्तर प्रदेश का शो विंडो कहा जाता है नोएडा को। चलिए अब यहाँ पे देखिए, चाकुओं का शहर कहा जाता है रामपुर को, रामपुरिया चाकू। चाकू कहने की आवश्यकता ही नहीं, आप सिर्फ रामपुरिया कह दीजिए, समझ में आ जाएगा। तो ये रामपुरिया। उसके अलावा नवाबों का शहर भी रामपुर को कहा जाता है। ताज नगरी और पेठा नगरी कहा जाता है आगरा को। लड्डू की नगरी कहा जाता है संडीला को, यह हरदोई क्षेत्र है। और सुहाग नगरी या चूड़ी नगरी फिरोजाबाद को कहते हैं, हालांकि कांच के अन्य उद्योगों के लिए भी फेमस है। हींग और गुलाल की नगरी हाथरस है। कृष्ण नगरी पेंडा नगर, इसके अलावा भू बैकुंठ, 12 वन, 24 उपवन और 5 पर्वतों का क्षेत्र, मतलब इस तरह के कई सारे नाम हैं। तो ये सब मथुरा के लिए संबोधित किए जाते हैं। ताला नगरी या अलीगढ़ के लिए। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिए रामनगर, राम जन्मभूमि, रामचरितमानस की जन्मभूमि, भू बैकुंठ और अवध साकेत धाम, ये सब जो नाम है ये अयोध्या धाम के हैं। सोनांचल पावर कैपिटल ऑफ इंडिया, ये सोनभद्र को कहा जाता है बिजली निर्माण की वजह से। भागवत कथा नगर ये शुक्रताल को कहा जाता है। बांस बरेली सुरमा नगर, काजल उद्योग जो सुरमा है वो बरेली का फेमस है। 88,000 ऋषियों की तपोभूमि और 30,000 तीर्थों का स्थान नैमिषारण्य है। नवाबों का शहर बागों का नगर, नजाकत नफासत का शहर लखनऊ। कैंची का नगर क्रांति नगर मेरठ, मेरठ की कैंची भी बहुत मशहूर है, क्रांति तो है ही। 1857 का रिवॉल्ट भड़का यहीं से था। मतलब शुरुआत में संगठन यहाँ से होता है, बाकी बैरकपुर छावनी में जो मंगल पांडे जी के साथ हुआ होता तो उसे तो हम लोग याद रखते ही हैं। अब यहाँ देखिए कि बुंदेली कश्मीर, ये बुंदेली कश्मीर महोबा को कहा जाता है, जो चरखारी कस्बा है उसके संदर्भ में। मिनी खजुराहो कहते हैं गणेश बाग को, जो करबी क्षेत्र है। जैनी लोगों की काशी हस्तिनापुर है मेरठ, और इत्र नगरी या खुशबुओं का शहर, सुगंध का शहर, ये कन्नौज को कहते हैं। लहुरी काशी या काशी की बहिनी कहा जाता है गाजीपुर को, ठीक। और यहाँ पे आप देखिए विश्वनाथ नगरी, शिव नगरी, मुक्ति का नगर, मुक्ति क्षेत्र, पंडों का नगर और घाटों का नगर, ये जो इतने सारे संबोधन हैं ये काशी नगरी के हैं, मतलब वाराणसी के हैं। इसका पुराना नाम जो वेदों में दिखाई देता है वो वरुणावती है, वरुणा नदी के नाम पे। बाद में वाराणसी और काशी क्षेत्र भगवान शिव की नगरी ये है ही। इसके बाद धान का कटोरा ये चंदौली को कहा जाता है, और सिराज हिंद पूर्व का सिराज ये जौनपुर को कहा जाता है। और ये कीर्ति जौनपुर को मध्यकाल में प्राप्त हुई। अरबी फारसी साहित्य के लिए ये एकदम शिखर पे था, शिक्षा के केंद्र के तौर पर। शेरशाह सूरी ने भी यहीं से पढ़ाई की थी। अब इसके बाद देखते हैं आगे, तो कुछ प्राचीन नाम दिए हुए हैं और नगरों के नाम है, मतलब वर्तमान नाम हम देखेंगे, उनका पुराना नाम देखेंगे। तो लखनऊ का नाम आप जानते ही हैं, लखन माने लक्ष्मण जी, तो लक्ष्मणपुरी इसका नाम था, लखनपुर से लखनऊ बन गया। अब इसके बाद आगे देखते हैं, यहाँ देखें आप, मध्यकाल में जो आक्रमणकारी बाहर से आए थे उनको बोलने ठीक से नहीं आता था, मतलब हमारी भाषा ठीक से बोलने नहीं आता था, तो वो बिगाड़ कर बोलते थे या फिर अपने ही पूर्वजों का नाम हम पर थोप देते थे। अब इसके बाद चलते हैं आगे, तो काशी वाराणसी को कहा जाता है, पुराना नाम इसका वरुणावती। और कान्यकुब्ज या महोदय श्रीनगर जो है ये कन्नौज को कहा जाता है, मतलब पुराना नाम इसका कान्यकुब्ज था। अब देखें यहाँ रामग्राम गोरक्षपुर, ये गोरखपुर को कहा जाता है। इसके बाद कुशीनारा, मतलब कुशीनगर इसका पहले का जो वर्तमान नाम है उसकी बात कर रहे हैं, पहले का नाम इसका कुशीनारा था। इसके बाद आगे चलते हैं, और उससे भी पुराना नाम कुशावती था, ठीक।
तो ये महाराज कुश का शासन क्षेत्र था। कुश और लौ ये परिचय के मोहताज नहीं। इसके बाद आप देखें अहिछत्र क्षेत्र, ये काम्पिल्य के नाम से पुराने महाजनपद काल में पांचाल महाजनपद काम्पिल्य और अहिछत्र 2 राजधानियाँ। तो ये पांचाली का क्षेत्र कुशीनगर के नीचे आप देख रहे हैं यहाँ रामनगर बरेली। और मधुपुरी, मधु नाम के दैत्य के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी और ये त्रेता युग में ही स्थापित हुआ था। ठीक, तो ये मथुरा क्षेत्र है। इसके बाद आप देखें पिपरहवा, ये मतलब प्राचीन नाम है, कपिलवस्तु सिद्धार्थ नगर के नाम से जाना जाता है। इसके बाद आप देखें यहाँ पे अयाज्यसा या अयाजसा, तो ये अयोध्या धाम को कहा जाता है। ऋषिपत्तनम सिंहपुर, ये सारनाथ वाराणसी का यहाँ नाम है। इसके बाद और भी है, इधर आप देखिए ब्रह्मसारणी बरसाने को कहा जाता है। ब्रह्मवर्त, ये ब्रह्मवर्त क्षेत्र महाभारत कालीन नाम है। बिठूर या कानपुर, मतलब कानपुर का जो बिठूर क्षेत्र है उस नाम से अभी वर्तमान में जानते हैं, बिठूर कहते हैं। ब्रह्मवर्त से बिगड़ कर ये बिठूर हो गया है। इसके बाद दान तीर्थ हस्तिनापुर के नाम से बाद में जाना गया और उससे भी ये पहले जो कुरुक्षेत्र है उसके तौर पे जाना जाता था। कुरुक्षेत्र वो हरियाणा वाला कुरुक्षेत्र नहीं, मतलब ये कौरवों का क्षेत्र था। जो कुरुवंश था ये पुरुओं की मिली हुई नस्ल थी, तो इससे ये विकसित हुआ क्षेत्र था। इसके बाद शूकर क्षेत्र, ये सोरों का नाम है, मतलब सोरो वर्तमान नाम है, शूकर क्षेत्र पुराना नाम था, कासगंज वाला क्षेत्र है। सहेत महेत के नाम से ये श्रावस्ती क्षेत्र को जाना जाता है। इसके अलावा कंपिल्य या फर्रुखाबाद के नाम से अभी जानते हैं, कंपिल्य इसका पुराना नाम। चंद्रवार या चंद्रनगर, ये फिरोजाबाद का पुराना नाम था। और कोल या हरिगढ़, ये जो नाम है ये अलीगढ़ के थे। कानपुर का नाम कान्हपुर था। ठीक, और बलवंत नगर ये झांसी को कहा जाता था। तो ये कुछ नाम दिए हुए हैं, मतलब पुराने नाम हैं और वर्तमान के नाम हैं, इससे हम इन नगरों को पहचान सकते हैं। अब कृषि जलवायु अंचलों का विवरण यहाँ पर आप देखें कि जोन कौन सा है और जलवायु वहाँ कैसी है, मिट्टी वहाँ पर कैसी मिलती है। और जब मिट्टी को हम देखेंगे तो निश्चित रूप से ये जानने की अभिलाषा जगेगी कि वर्षा वहाँ पर कितनी होती है और तापमान कितना होता है। तो सब कुछ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसीलिए एक एक करके इन्हें देखते हैं। तराई क्षेत्र जो है यहाँ पे मतलब जोन जो उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं, तराई भी पाया जाता है। तो तराई में जो मिट्टी मिलती है वो दोमट, मटियार दोमट होती है और नमी ज़्यादा होती है यहाँ पे। उपोष्ण जलवायु यहाँ पाई जाती है, ये आप देख रहे हैं। और औसत वर्षा जो है मिलीमीटर में अगर देखा जाए तो 1015.4 मिलीमीटर के आसपास होती है। तापमान मैक्सिमम कितना होता है तो 41 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम जो है वो 1.5 डिग्री। और इसके बाद पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में भी उपोष्ण जलवायु पाई जाती है, दोमट, मटियार, बलुई भी मिट्टी यहाँ मिलती है। 751.7 मिलीमीटर ये वार्षिक वर्षा है और 43 तापमान अधिकतम यहाँ पे रहता है, 1.5 यहाँ पे न्यूनतम तापमान है। मध्य पश्चिमी मैदानी क्षेत्र उपोष्ण जलवायु से युक्त है, इसमें बलुई, दोमट और दोमट भी पाई जाती है। इसके अलावा मटियार मिट्टी भी उपलब्ध होती है। तो 1022.2 मिलीमीटर लगभग यहाँ औसत वार्षिक वर्षा होती है और तापमान अधिकतम कितना है तो ये 45। इसके बाद आप दक्षिण पश्चिमी अर्धशुष्क क्षेत्र को देखिए तो जलोढ़, अरावली वाली जो पथरीली मिट्टी है, मतलब पर्वतों के घर्षण से प्राप्त मिट्टी। इसके अलावा दोमट, बलुई, दोमट इस तरह की जो मिट्टी है ये यहाँ से मिलती है। और यहाँ पर जो औसत वर्षा है वो 663 स्क्वायर मिलीमीटर है। 44 से यहाँ पे औसत तापमान है, मतलब अधिकतम तापमान की बात हो रही है, और 4 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम है। मध्य मैदानी क्षेत्र में समशीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। चिकनी दोमट, दोमट, बलुई दोमट ये सब यहाँ पे मिट्टियों के प्रकार हैं। वर्षा की मात्रा आप देख रहे हैं थोड़ी सी ज़्यादा है दक्षिणी पश्चिमी की तुलना में, और 43 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे औसत जो अधिकतम तापमान है वो दिया हुआ है और 4 डिग्री न्यूनतम। बुंदेलखंड क्षेत्र जो है वो अर्धशुष्क है और यहाँ पे कांवर, राकर, पड़वा और अर्धशुष्क जो मार मिट्टी है वो पाई जाती है। सब मिट्टियों के नाम हैं। और 876.1 यहाँ पे वर्षा होती है, लेकिन बराबर वर्षा नहीं होती। दिक्कत ये है सभी क्षेत्रों में एक बराबर वर्षा प्राप्त हुई आवश्यक नहीं है, इसीलिए आधा सूखे की स्थिति रहती है और इसीलिए इस क्षेत्र को पानी उपलब्ध कराने हेतु नदी जोड़ो परियोजना से जोड़ने की बात हो रही है। फिलहाल आगे चलते हैं। यहाँ देखिए उत्तर पूर्वी मैदानी क्षेत्र समशीतोष्ण जलवायु से युक्त है। दोमट, मटियार, दियारा मिट्टी जो है वो भी यहाँ पाई जाती है। इसके अलावा भाट मिट्टी पाई जाती है और बलुई दोमट भी मिलती है। तो 1218 मिलीमीटर के आसपास यहाँ वर्षा होती है। 40 डिग्री सेल्सियस उच्चतम तापमान। पूर्वी मैदानी क्षेत्र समशीतोष्ण है। सिल्ट युक्त जो दोमट मिट्टी है वो पाई जाती है। मटियार मिट्टी पाई जाती है। दोमट और बलुई दोमट भी मिलती है। तो ये उपजाऊ क्षेत्र है और 1016 मिलीमीटर यहाँ औसत वर्षा होती है। विंध्य क्षेत्र जो है वो समशीतोष्ण है। यहाँ भी उसी प्रकार की मिट्टियों की वैरायटी है, लेकिन वर्षा की मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा है। इसके बाद चलते हैं आगे। यहाँ आप देखें कि नई जो जल विद्युत परियोजनाएं हैं उनके नाम दिए हैं। ये उत्तर प्रदेश में चिन्हित नई जल विद्युत परियोजनाएं। तो इसमें खेरी है जो कि सहारनपुर जिले में है। माधो 1 जो है ये पीलीभीत में है और माधो 2 जो है ये शाहजहांपुर में है। दोनों नाम आप ध्यान रखिएगा। शाहजहांपुर जो नाहिल वाली परियोजना है ये शाहजहांपुर की ही है। कुछ के तो नाम से क्लियर है। रामगंगा वाली बिजनौर की है। बाणसागर प्रथम ये मिर्जापुर की है। बाणसागर द्वितीय भी मिर्जापुर की ही है। केन शाखा ये बांदा की है। केन शाखा ये भी मतलब केन शाखा प्रथम और द्वितीय दोनों बांदा की है। बंदरान वाली ललितपुर की है। कर्मनासा वाली चंदौली की है। शारदा सागर परियोजना पीलीभीत की है। डुंडा परियोजना ये पीलीभीत की है। मलकपुर रेहनी ये भी सहारनपुर की है, यहाँ क्षेत्र आप देखें। और मेजा जो है ये मिर्जापुर की है। अब इसके बाद निर्यात केंद्रों को देखिएगा
तो नोएडा निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र अब एक तरफ स्थान दिया है, दूसरी तरफ वहाँ से कौन सी चीज़ या कौन सी बनी हुई चीज़ का निर्यात होता है वो दिया हुआ है। तो यहाँ आप देखें एक क्रम से, इसमें नोएडा निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र ये वाला जो है रत्न आभूषण परिधान, इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान, कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, चमड़ा, इन सब के निर्यात के लिए फेमस है। और ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर वाला जो क्षेत्र है ये इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान के लिए, कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, परिधान, अभियांत्रिकी, ऑटोमोबाइल्स, रासायनिक वस्तुएं, इन सब के लिए जाना जाता है। साहिबाबाद, लोनी, पिलखुआ वाला जो क्षेत्र है गाजियाबाद वाला, उन सबको देखिए तो यहाँ से निर्यात क्या क्या होता है, रासायनिक वस्तुएं होती हैं, अभियांत्रिकी का सामान होता है, परिधान होते हैं, वस्त्र होते हैं, हाथ की छपाई यहाँ पर होती है, वो मतलब हाथ की छपाई वाला जो काम है उसको निर्यात किया जाता है, हर्बल दवा, प्रसाधन के सामान, इसके अलावा हड्डियों से बनने वाले बटन और मोती, इसके अलावा कला, आभूषण, कारपेंट्री, बहुत तरह की चीज़ें यहाँ से निर्यात होती हैं। खेकरा जो क्षेत्र है मेरठ का, वहाँ से खेल के सामान, वस्त्र, हाथ की छपाई, ब्लॉक छपाई, इसके अलावा हथकरघा का जो सामान है, सोने के आभूषण, ये सब यहाँ से निर्यात किए जाते हैं। सहारनपुर से नक्काशीदार लकड़ी के खिलौने, लकड़ी की सजावटी चीज़ें, फर्नीचर और चावल, ये सब यहाँ से निर्यात होता है। सहारनपुर का फर्नीचर बेजोड़ होता है। इसके बाद खुर्जा, बुलंदशहर, मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के बर्तनों पर चित्रकारी, चीनी मिट्टी, चीनी खपड़ा, स्नानागार की उपयोगी जो वस्तुएं हैं वो सब यहाँ से प्राप्त होती हैं, मतलब यहाँ से निर्यात की जाती है। इसके अलावा आगे देखते हैं, यहाँ पे अलीगढ़ है और पुरदिल नगर है, तो ताले के लिए फेमस है पहली चीज़, तो वो निर्यात होता है। इसके अलावा बिल्डर्स, हार्डवेयर, धातु कला, कांच और चीनी मिट्टी के मन के शिल्प की वस्तुएं, ये सब सामान यहाँ से निर्यात किया जाता है। हाथरस को देखिएगा तो कांच और चीनी मिट्टी के मनके यहाँ से निर्यात होते हैं। पत्थर के मनके से जड़ा हुआ जो पीतल का लैंप है, काफ़ी सजावटी होता है, मतलब देखने में शोपीस की तरह से, तो वो यहाँ से निर्यात किया जाता है। आगरा से रेशम का गलीचा, ये आप देखिए, हस्तशिल्प की वस्तुएं, बूटेदार वस्तुएं, आभूषण, जड़े हुए वस्तुएं, संगमरमर की चीज़ें, संगमरमर जड़े हुए पत्थर, संगमरमर जड़ी हुई जो वस्तुएं हैं वो, इसके अलावा विभिन्न पत्थरों के टुकड़े से तैयार की हुई कलाकृतियाँ और चमड़े के जूते, चप्पल, बैग, ये सब जो है ये आगरा से निर्यात होता है, इतने सारे सामान। और भी क्षेत्र हैं, जैसे आप देखें कि फिरोजाबाद है, तो फिरोजाबाद से कांच के टुकड़े, कांच की वस्तुएं, कांच की चूड़ियाँ, वैज्ञानिक उपकरण, ये सब जाते हैं। मुरादाबाद से क्या चीज़ें निकाली जाती हैं, मतलब निर्यात की जाती हैं, तो कला, धातु के बर्तन, इसके अलावा आभूषण, हड्डी के आभूषण, ये सब। कढ़ाई के काम का जो सामान होता है वो सब रामपुर से। और बरेली में जो बनने वाले प्रोडक्ट हैं उनमें से निर्यात किसका होता है, तो जरीदोजी का होता है, इसके अलावा कढ़ाईदार वस्तुओं का होता है, चावल का भी होता है। मथुरा क्षेत्र जो है वहाँ से पत्थर शिल्प, इसके अलावा ठप्पा छपाई, हाथ छपाई, घुघरू, लघु छपाई, ये सब निर्यात किए जाते हैं। नगीना बिजनौर जो है यहाँ से कंघी, इसके अलावा हड्डी शिल्प और लकड़ी पर नक्काशी वाला जो काम है वो सब होता है। शाहजहाँपुर से कालीन निर्यात होता है। कन्नौज से इत्र, परफ्यूम, गुलाब जल, चंदन की लकड़ी का तेल, मतलब चंदन की लकड़ी से निकलने वाले तेल से बना हुआ परफ्यूम और भी प्रोडक्ट, वो सब यहाँ से निर्यात होते हैं। इसके बाद फर्रुखाबाद, यहाँ से ऊन और रेशम पर जो हाथ से छपाई होती है उस तरह का हथकरघे वाला काम, जरदोजी का काम और तरकशी तथा लकड़ी के टुकड़े वाला जो काम है वो सब यहाँ से निर्यात किया जाता है। लखनऊ से लघु छपाई, चिकन जरदोजी, इसके अलावा आयुर्वेदिक दवाएं और आम, तंबाकू, ऊँट की हड्डी पर नक्काशीदारी, इस तरह की कुछ नई नई जो कलाकृतियाँ हैं वो यहाँ से बनकर निर्यात होती हैं। अब इसके बाद यहाँ मैनपुरी, तो तंबाकू, लहसुन के उत्पाद और लकड़ी पर तरकशी काम, ये सब यहाँ से होता है, मतलब यहाँ पे करके उसको निर्यात किया जाता है। मुजफ्फरनगर से चावल और कागज निर्यात होता है। कानपुर से चमड़े के सामान, चमड़े के जूते, बैग, सूटकेस, चमड़े के परिधान, सॉफ्टवेयर के जो सामान है उनका निर्यात, केमिकल इंजीनियरिंग से संबंधित जो सामान है उसका निर्यात, इसके अलावा ऑटोमोबाइल्स, वस्त्र, हथकरघा, पावरलूम, दवा, मसाले, बहुत तरह की चीज़ें जो है वो निर्यात की जाती है। चमड़ा और चमड़े के सामान उन्नाव से निर्यात होते हैं। और आलू के उत्पाद और हस्तमुद्रण जो वस्तुएं हैं वो फतेहपुर से निर्यात होती हैं। महोबा क्षेत्र जो है वहाँ से पान की पत्ती, और जो आजमगढ़ वाला क्षेत्र है वहाँ से साड़ी, रेशम, पोशाक सामग्री, काली मिट्टी के बर्तन, ये सब निर्यात होते हैं। पावरलूम से बने हुए कपड़े, हथकरघा वाली साड़ी, लुंगी और इस तरह के तमाम जो वस्त्र हैं वो बनाकर लखनऊ से निर्यात किए जाते हैं। इसके बाद आप देखें यहाँ पे जौनपुर वाला क्षेत्र, हाथ से बना हुआ ऊनी कालीन और कालीन पर हाथ से सुई द्वारा किया हुआ काम। देखिए गलीचे अलग अलग जगह के फेमस है, जैसे कि मिर्जापुर का कालीन है, भदोही का कालीन है, जौनपुर का कालीन है, लेकिन सबकी अपनी अपनी विशेषता है। तो यहाँ जो जौनपुर वाला कालीन है ना, प्लेन बिन कर उस पर सुई से काम किया जाता है, सुई से बाद में उस पर डिज़ाइन उकेरा जाता है। और भदोही का जो कालीन होता है, डिज़ाइन उस कपड़े मतलब उस कालीन के साथ बुनी जाती है। जो ओरिजिनल भदोही का कारपेट होता है, इसीलिए उसकी कीमत ज़्यादा थी। विदेशों तक सप्लाई होता है, लेकिन पहले जो इसका शोभा थी, वैभव था, वैसा नहीं रह गया है। उद्योग काफ़ी डाउन हो गया है।
नहीं तो इतना ज़्यादा उत्तम कोटि का कालीन और कहीं आसपास नहीं बनता था। इसमें बुनावट में ही डिज़ाइन होती है, और डिज़ाइन के समय मतलब बुनावट के समय डिज़ाइन डालना और उसको उसी रंग के साथ डालना, ऐसा नहीं कि बाहर से कलर कर रहे हैं, उसी रंग का सूत उसमें डालकर बिनना, ये थोड़ा कठिन काम होता है तुलनात्मक रूप से बाद में काटने के। तो फिलहाल यहाँ देखते हैं। अब यहाँ देखिए आगे, तो मिर्ज़ापुर का आप ऊनी और सूती कालीन, इसके अलावा हाथ से बने हुए और भी जो इस तरह के रग्स होते हैं उनके बारे में यहाँ से हम देखते हैं, मतलब निर्यात किया जाता है। चंदौली का चावल और गोरखपुर से डिस्पोजेबल सिरिंज, मतलब फेंकने योग्य जो सुई होती है, एक बार यूज़ किया फिर उसको डिस्पोज कर दिया, और टेराकोटा, ये सब वहाँ से निर्यात होता है। टांडा और अम्बेडकर नगर ये जो क्षेत्र है, यहाँ से जामदानी, और सीतापुर से ड्यूरीज, झांसी से पीतल के काम, मतलब पीतल से बनी हुई वस्तुएं निर्यात होती हैं। और ललितपुर का आप देख रहे हैं, वहाँ से भी यही पीतल वाली वस्तुएं। शाजर पत्थर से बने हुए जो काम है वो बांदा से निर्यात किए जाते हैं। बहराइच से सूती धागा और लकड़ी के टुकड़े, ये गोंडा जो क्षेत्र है वहाँ से निर्यात किए जाते हैं। अब यहाँ पे लघु कुटीर उद्योग जो है उनको देख लेते हैं, लघु और कुटीर उद्योग दोनों ही। तो दरी निर्माण का जो केंद्र है उसमें सीतापुर, बरेली, आगरा, अलीगढ़, इटावा, मिर्ज़ापुर, शाहजहांपुर, इन सब के नाम आते हैं। लकड़ी के खिलौनों के लिए वाराणसी है और लखनऊ है, दो स्थान ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। वैसे तो कई स्थानों पर बनते हैं, लेकिन ये दो जगह ज़्यादा फेमस। इसके बाद गलीचा निर्माण की अगर बात करें तो आगरा, वाराणसी, भदोही, मिर्ज़ापुर, इन सभी जगहों पर अलग अलग प्रकार के कारपेट बनते हैं, एक जैसे नहीं। बेत की छड़ियाँ बरेली, ठीक। अब इसके बाद आप देखें दिया सलाई उद्योग जो है वो कई जगह है, बरेली, सहारनपुर, इन दोनों जगहों पर तो है ही है। उसके अलावा प्रयागराज, मेरठ और रामपुर में भी है। खेल का सामान आगरा और मेरठ दोनों में, लेकिन उत्कृष्ट कोटि का आगरा में तैयार होता है। साबुन उद्योग कहाँ कहाँ है, तो ये मोदी नगर, गाजियाबाद वाला क्षेत्र, इसके अलावा मेरठ, कानपुर, आगरा, इन सब जगहों पर बनता है। पीतल और कलई के सामान ये वाराणसी, मिर्ज़ापुर, फर्रुखाबाद, हाथरस, अतरौली, मुरादाबाद, शामली, हापुड़, बरौत, मतलब बड़ौत, ये यहाँ तैयार होता है। इसके बाद आप देखें चीनी मिट्टी के बर्तन, ये खुर्जा और गाजियाबाद दोनों से प्राप्त होते हैं, मतलब वहाँ पर ये चीज़ें फेमस है, या आप कह लीजिए कि इन चीज़ों के लिए ये स्थान फेमस है। बर्तनों पर नक्काशी और कलई चढ़ाने का जो काम है ये मुरादाबाद और मिर्ज़ापुर में होता है। नल के जो पाइप होते हैं उनके लिए प्रयागराज, कानपुर और लखनऊ। पीतल के ताले, सरौते, चाकू, कैंचियाँ, छुरे, इनके लिए अलीगढ़, मेरठ, हाथरस, मथुरा, ये सब फेमस है। विशेष रूप से तालों के लिए अलीगढ़। इसके बाद औषधि निर्माण, इसके लिए कानपुर, झांसी, लखनऊ, सहारनपुर, ये हैं। पीतल की मूर्तियों के लिए मथुरा। टॉर्च निर्माण के लिए लखनऊ, और लोहे के बाट के लिए सहारनपुर और आगरा। रंग रोगन और वार्निश, इसके लिए कानपुर, मेरठ, गाजियाबाद, मोदीनगर, बरेली, लखनऊ इत्यादि। लखनऊ और वाराणसी जो है ये जरी और चिकन के काम, गोटे का काम करने के लिए फेमस है। अब यहाँ आगे बढ़ते हैं। सिगरेट के निर्माण के लिए जो फेमस स्थान है वो सहारनपुर और गाजियाबाद है। इसके बाद हाथ से कागज़ बनाने वाला जो उद्योग है वो मथुरा, कालपी और कागजी सराय यहाँ पर होता है। इसके बाद और देखिए यहाँ पे हथकरघा या सूती वस्त्र का जो काम है वो मेरठ, देवबंद, धामपुर, सिकंदराबाद, टांगा, मगहर, टांडा है ये असल में, मगहर, मऊ, मुबारकपुर, इन सभी जगहों पर होता है। जिस तरह से मऊ में फेमस है वैसे ही मुबारकपुर में भी फेमस है। बाकी मेरठ में भी होता है हथकरघा वाला काम, देवबंद में भी होता है। अब यहाँ देखिए इत्र और सुगंधित तेल, तो कन्नौज तो है ही है, उसके अलावा गाजीपुर में भी ये बनता है, जौनपुर में भी बनता है, प्रयागराज और लखनऊ में भी बनता है। लेकिन ज़्यादा फेमस इसमें से कौन सा है, अगर एक को चुनना हो तो कन्नौज को चुनेंगे। इसके बाद देखते हैं आगे, कंबल निर्माण के लिए नजीबाबाद, लावड़ और मुजफ्फरनगर, और मिट्टी के खिलौनों के लिए आगरा और गोरखपुर। बिस्किट उद्योग के लिए मोदीनगर, आगरा और अलीगढ़। लकड़ी के फर्नीचर के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है सहारनपुर, बाकी हाथरस, वाराणसी और बरेली भी हैं। लकड़ी पर नक्काशी के लिए सहारनपुर और नगीना, काफ़ी कटिंगदार फर्नीचर होते हैं। तो ये हमने देखा। अब इसके बाद जो अगला इसमें टॉपिक है, मतलब अगला टेबल है, उसमें कुछ प्रमुख उद्योगों के नाम एक बार फिर से आ गए हैं, स्थान दिया है। तो डीजल लोकोमोटिव वर्क्स यानी DLW जो है ये आपका मड़ुआडीह में है, मतलब वाराणसी में है। ट्रांसफार्मर की फैक्ट्री झांसी में है। सिंगरौली की कोयला खान जो है वो सोनभद्र में पड़ेगी, सिंगरौली जो है ना ये सोनभद्र में। उर्वरक का कारखाना फूलपुर, प्रयागराज में है और गोंडा में है, जबकि गोरखपुर में भी है, कई जगहों पर है। मॉडर्न बेकरीज कानपुर। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज ये रायबरेली, नैनी जो क्षेत्र है, मतलब रायबरेली में भी है और नैनी में भी है, यानी रायबरेली और इलाहाबाद। इसके बाद आप देखें भारत पंप्स एंड कंप्रेशर्स लिमिटेड, नैनी जो औद्योगिक क्षेत्र है प्रयागराज का, वहाँ पे ये स्थित है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ये लखनऊ, कानपुर, जगदीशपुर, अमेठी वहाँ पर स्थित है। डीप फ्रिज मीट प्लांट जो है इसे आप देखें ये टुंडला में है, यानी फिरोजाबाद में। और सीमेंट कारखाना ये चुर्क और डाला में है, मतलब सोनभद्र की बात हो रही है। और अपट्रॉन कैपेसिटर लिमिटेड, ये जो अपट्रॉन कैपेसिटर लिमिटेड है ये लखनऊ में स्थित है, मतलब ये उद्योग जो है ये लखनऊ का है। भारतीय चमड़ा रंगाई और जूता संस्थान ये कानपुर में है। तेल शोधक कारखाना ये मथुरा में है। हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन ये रेणुकूट सोनभद्र में पड़ेगा, जबकि परमाणु शक्ति केंद्र का जो मूल स्थान है वो नरौरा में है, मतलब बुलंदशहर में है। कृत्रिम अंग निर्माण लिमिटेड ये कानपुर का है। तो ये हमने टेबल में यहाँ पर कंप्लीट किया है। अब यहाँ से उत्तर प्रदेश की कुछ प्रमुख जनजातियों को देख लेते हैं।
तो जनजाति दिया है और कौन से जनपद के वो वासिंदे हैं वो दे रखा है। तो गोंड, धुरिया, नायक, ओझा, पथारी और राजगोंड, ये जो जनजातियां हैं ये कहाँ कहाँ पाई जाती हैं? तो महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, मिर्जापुर और सोनभद्र, ये आपने देखा। इसके बाद खरवार ये कहाँ पर पाए जाते हैं? तो देवरिया, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी और सोनभद्र। सहरिया जनजाति ललितपुर की है। पहाड़िया जो है वो कहाँ के हैं? तो सोनभद्र के। और बैगा जो है वो भी सोनभद्र के। अब यहाँ देखिए पाखा, पनिका जो जनजातियाँ हैं ये दोनों ही सोनभद्र और मिर्जापुर की हैं। अगरिया जनजाति सोनभद्र की है। पटारी जो है सोनभद्र की है। चेरो जो है ये वाराणसी में भी रहते हैं और सोनभद्र में मूल रूप से पाए जाते हैं। बाकी भुइयाँ जो है ये सोनभद्र के। तो ये हमने देखा। अब यहाँ पर कुछ बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं हैं और इसमें आप एक तरफ जल विद्युत परियोजनाओं के नाम और दूसरी तरफ नदी और स्थानों के नाम देख रहे हैं। तो खारा परियोजना जो है ये खारा जल विद्युत परियोजना है। ये आसन नदी पर बनी हुई है। आसन नदी असल में इसका नाम है, सहारनपुर क्षेत्र है। और राजघाट परियोजना ये बेतवा पर बनी है, ललितपुर क्षेत्र है इसका। माता टीला बेतवा पे बनी है, ललितपुर इसका भी स्थान है। रिहंद जो है मतलब रिहंद जल विद्युत परियोजना वो रिहंद नदी पर ही बनी हुई है, सोनभद्र इसका स्थान है। निर्गाजनी चित्रौरा ऊपरी गंगा नहर परियोजना ये गंगा नदी पर बनी है, मुजफ्फरनगर इलाका है। बेलका बावेल पूर्वी यमुना नहर ये यमुना पर बनी हुई है, सहारनपुर इसका इलाका है। सलवा भोला यानी ऊपरी गंगा नहर परियोजना सलवा भोला के नाम से आप पहचानिएगा, गंगा पे बनी हुई है, मेरठ इसका क्षेत्र है। और शीतला परियोजना ये बेतवा पर बनी है, झांसी इलाका है। ओबरा रिहंद पे बनी हुई है और सोनभद्र इसका क्षेत्र है। तो यहाँ तक हमने फुटकर तालिकाओं को कंप्लीट किया है। अब इसके बाद जो अगला हमारा टॉपिक होगा उसमें भूगोल से जुड़े हुए कुछ और महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे। अभी जो हम पढ़ रहे थे वो भी भूगोल का ही हिस्सा था, उससे अलग नहीं था। तो यहाँ सब मिक्स करके देखा जा रहा है। जो परीक्षा उपयोगी है ये नहीं देखा जा रहा है कि कौन से सब्जेक्ट को हम किस क्रम में पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे जो इंपॉर्टेंट है। तो इस लेक्चर में इतना ही और ये सूचनाएं आगे जारी रहेंगी। इसमें इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।